3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में पर्सनल डेवलपमेंट पर सेमिनार का आयोजन। मुख्य वक्ता निखिल नैनानी ने पर्सनल इंटरव्यू व ग्रुप डिस्कशन पर दिया मोटिवेशनल लेक्चर। सोमवार को सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में जूलॉजी विभाग के तत्वाधान में व्यक्तित्व विकास पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में मुख्य वक्ता के तौर पर विख्यात मोटिवेशनल स्पीकर निखिल नैनानी ने छात्र छात्राओं को पर्सनल इंटरव्यू व ग्रुप डिस्कशन पर मोटिवेशनल लेक्चर दिया। उन्होंने बताया कि जब भी आपको व्यक्तिगत साक्षात्कार देने जाना हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जब भी सामूहिक परिचर्चा में बैठे तो किन बातों का ध्यान रखें। जूलॉजी डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर रश्मि शर्मा ने आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम का आयोजन ICAI के तहत किया गया है। मैं डॉक्टर रश्मि शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, SPC GCA। आज निखिल नैनानी सर का सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में इंस्पिरेशन लेक्चर हुआ था। इम्प्रेसिव लेक्चर है ये बहुत, और पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के बारे में उन्होंने बताया। और ये जो लेक्चर है ये बच्चों को जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं, वहाँ पर पर्सनल इंटरव्यूज़ होते हैं और ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, उसमें बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। निखिल नैनानी सर हैं, इन्होंने ये दिया आज लेक्चर सेमिनार रूम में। थैंक यू। किसी योजना के तहत है या क्या है? ये है हमारा ICAI और ये योजना के तहत है। और दुआ सर हैं हमारे वाइस प्रिंसिपल सर, वो उपस्थित हैं। मंजुला मिश्रा मैम किसी कारण से नहीं आ पाई और उनकी उपस्थिति में निखिल नैनानी सर ने ये लेक्चर दिया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में NSUI का प्रदर्शन। NCC 11 राज की भर्ती नए स्तर पर कराने व NO को हटाने की मांग। सोमवार को सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में NSUI जिलाध्यक्ष फरहान खान के नेतृत्व में छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष फरहान खान ने बताया कि प्राचार्य को सौंपे गए ज्ञापन के जरिए 28 अक्टूबर को महाविद्यालय में NCC 11 राज की भर्ती में किए गए फर्जीवाड़े की जांच कराने व NCC 11 राज की भर्ती को नए सिरे से कराने के साथ ही NO मनोज सिन्हा को पद से हटाने की मांग की गई है। फरहान ने बताया कि प्राचार्य से मांग है कि शीघ्र ही पूर्व के चयनित अभ्यर्थियों को हटाकर नए सिरे से NCC की भर्ती कराई जाए ताकि छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं हो और देश सेवा के लिए योग्य छात्र छात्राओं का चयन हो सके। निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ फिर से चयन प्रक्रिया अपनाकर उत्तर भारत के सबसे बड़े महाविद्यालय की गरिमा को कलंकित होने से बचाएं। पिछले दिनों NCC आर्मी यूनिट है हमारी, उसकी 28 तारीख को भर्ती का संपन्न हुआ था, उसकी नई लिस्ट आई थी। इन्होंने लिस्ट भी, हर बार का प्रोसेस होता है कि नोटिस बोर्ड पे लिस्ट चस्पा की जाती है, इन्होंने पता नहीं कौन सा डिजिटल मोड अपनाया है। गवर्नमेंट कॉलेज ही पूरा डिजिटल हो रहा है। डिजिटली इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप बना के कुछ लड़कों को ऐड करा, फिर कुछ को खुद ने रिमूव कर दिया, पता नहीं क्या कारण रहा, फिर नए लड़के ऐड कर लिए। जो ये भ्रष्टाचार NCC की भर्ती में हुआ है, हम इसका ज्ञापन लेकर आज प्राचार्य महोदय के पास आए थे। और जो हमारी मुख्य मांग है, एक तो NCC का NO चेंज किया जाए और जो NCC की सीटें हैं वो भी कुछ बढ़ाई जाए, क्योंकि सभी किसान गरीब छात्र ये चाहता है कि वो NCC में शामिल होकर इस देश की सुरक्षा करे। इस देश के बॉर्डर पे ये जो किसान और गरीब परिवार का छात्र दूर दूर से आज राजकीय महाविद्यालय अजमेर में पढ़ने आता है, उन सब की ये आशा रहती है कि वो NCC में भाग लेंगे। लेकिन इस NCC में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उससे जो एक आम गरीब किसान परिवार के छात्र का जो नुकसान हुआ है, उसका आसमान टूट चुका है। क्योंकि वो पूरी उम्मीद लेकर, कोई पाली से आता है, कोई जोधपुर से आता है, कोई नागौर से आता है। राजकीय महाविद्यालय उत्तर भारत का सबसे बड़ा महाविद्यालय है। इस महाविद्यालय में पूरे संभाग से 100-100 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर दूर से छात्र सिर्फ NCC में भाग लेने आता है। लेकिन NCC में जो भ्रष्टाचार करके इन्होंने छात्र हितों का हनन किया है, NSUI इस बात को उठाने के लिए पुरजोर तरीके से
इन छात्र शक्ति के साथ आज आगे आई है और ये हमारी मांग जब तक जारी रहेगी, जब तक एनओ मनोज यादव सर चेंज नहीं होते हैं और एनसीसी में सीटें बढ़ाई नहीं जाती और जो पुरानी भर्ती इन्होंने करी है उसको निरस्त करके नए रूप से समान तरीके से भर्ती की जाए। जो वीवीआईपी कल्चर इन्होंने चालू करा है व्हाट्सएप ग्रुप वाला, एक किसान गरीब छात्र कहाँ से फ़ोन एंड्रॉयड लाएगा, इनको ये बताओ। उसको कहाँ से वो ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में वो ऐड होगा। इनको ये नहीं पता कि किसान बीपीएल कार्ड धारक छात्र यहाँ एडमिशन लेते हैं, उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन की सुविधा नहीं होती है। इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप तो बना दिए लेकिन छात्रों की आधी अधूरी जानकारी है। कई हमारे पास शिकायतें ऐसी भी आई है कि इन्होंने जैक और चेक से कई भर्तियाँ करी है। तो हमारी ये मांग है कि इस भर्ती की पुनः जांच की जाए, इस पर जांच कमेटी बिठाई जाए और इस भर्ती को निरस्त किया जाए। एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि परीक्षा में गूगल से स्कैन कर फर्जी तरीके से पेपर दिया गया। एनसीसी 11 राज्य की लिस्ट न निकालकर गुप्त रूप से प्रवेश प्रक्रिया अपनाई गई। जैक वालों को चयनित किया गया, सर्टिफिकेट वाले छात्र छात्राओं को नज़रअंदाज किया गया। फर्जी तरीके से पंजीकृत अभ्यर्थियों की जगह किसी अन्य को दौड़ाकर चयन किया गया। एनएसयूआई की मांग है कि छात्र हितों की निम्न मांगों की जांच हो व जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया दोबारा से की जाए। छात्र हितों की मांगें पूरी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी। छात्र छात्राएं निंदा करते हैं, वे ये उम्मीद रखते हैं कि भर्ती एनसीसी की जल्द से जल्द दोबारा की जाए। इसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, दौड़ कोई और रहा है और नाम किसी और का आ रहा है। हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द भर्ती दोबारा की जाए। जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में अंडर 16 क्रिकेट टीम का चयन ट्रायल। 140 खिलाड़ियों में से 60 का चयन कर बनाई जाएंगी 4 टीमें। 27 नवंबर को होगी फाइनल टीम की घोषणा। जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए जिला टीम की चयन ट्रायल सोमवार को दयानंद महाविद्यालय के खेल ग्राउंड पर आयोजित की गई। जिला क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष हाजी शकील अब्बासी ने बताया कि चयन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अजमेर के 140 खिलाड़ी आज मैदान पर उपस्थित हैं, जिनमें से 60 खिलाड़ियों का चयन कर 4 टीमों का गठन किया जाएगा, जिनके मैच कराए जाएंगे और प्रदर्शन के आधार पर 27 नवंबर को जिला टीम की घोषणा की जाएगी। चयनित टीम राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट में अजमेर जिले का प्रतिनिधित्व करेगी। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए 1 सितंबर 2005 से 1 सितंबर 2007 के बीच जन्मे अजमेर जिले के क्रिकेट खिलाड़ी जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ट्रायल में शामिल हुए हैं, जिनका चयनकर्ता संजय नरवाल, पृथ्वीपाल सिंह, दर्शन सिंह, राजेश बड़ाना, हाजी शकील अब्बासी सहित अन्य संघ प्रतिनिधि चयन कर रहे हैं। ये राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा अंडर 16 की ट्रायल जो अजमेर जिला द्वारा आज DAV कॉलेज के ऊपर अंडर 16 की ट्रायल रखी, जिसमें 140 बच्चों ने भाग लिया। और आज अंडर 16 की ट्रायल के अंदर आज हम 60 बच्चों का चयन करके 4 टीमें बनाएंगे और जिसमें 27 तारीख को अजमेर टीम की घोषणा करेंगे हम लोग। कहाँ पर मैच? ये राजस्थान के पूरे 33 जिलों के अंदर एक टूर्नामेंट होगा, अंडर 16 का टूर्नामेंट होगा पूरे राजस्थान के अंदर, और अजमेर ज़िले के अंदर भी अंडर 16 का टूर्नामेंट होगा। सारे ज़िले इसके अंदर, और राजस्थान टीम चुनी जाएगी इन टूर्नामेंट के जरिए। इसमें किस तरह से अभी चयन करा जा रहा है, क्या है? अभी आज ये हमने अजमेर DAV ग्राउंड के ऊपर अजमेर जिला क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ जानिब से आज हमने कैंप लगाया, शिविर लगाया, जिसमें 140 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट करा। अब इसके अंदर से बॉलिंग, बैटिंग, कीपर, बैट्समैन, इनका चयन करके 4 टीमें बनाकर हम 27 तारीख तक हम यहाँ रोज़ 2 मैच खिलाएंगे सब बच्चों को, और उसके बाद हम अंडर 16 टीम की घोषणा 27 तारीख को करेंगे हम लोग। हाजी शकील अब्बासी, जिला क्रिकेट एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट अजमेर। इसमें कौन कौन है चयनकर्ता में? चयनकर्ता के अंदर जैसे आप देख सकते हैं संजय नरवाल जी हैं, बून हैं, और दर्शन भाई साहब है हमारे क्रिकेट एसोसिएशन से, और पृथ्वीपाल जी हैं, और हाजी शकील अब्बासी, जैसे सब ये पूरा जिला क्रिकेट एसोसिएशन लगा हुआ आज के इस शिविर के अंदर और चयनित करने के अंदर बच्चों। रिको इंडस्ट्रियल एरिया माखोपुरा स्थित टाटा पावर के गोदाम में लगी भीषण आग से लाखों रुपए के पुराने ट्रांसफार्मर, केबल वायर व ऑयल जलकर हुआ खाक। सोमवार अलसुबह रिको इंडस्ट्रियल एरिया माखोपुरा स्थित टाटा पावर अजमेर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के उपखंड कार्यालय व गोदाम के एक हिस्से में पड़े पुराने ट्रांसफार्मर, केबल वायर व ऑयल से भरे ड्रमों में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना टाटा पावर के CEO श्री प्रकाश जोशी को मिली तो वे तत्काल अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और नगर निगम की फायर ब्रिगेड के साथ ही गेल इंडिया की फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी।
तत्काल ही दोनों ओर से दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक आग से लाखों रुपए का नुकसान हो चुका था, जिसका आकलन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही आग लगने के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। फिलहाल आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। किसी तरह की कोई जनहानि होने की सूचना नहीं है। कल मतलब रात को नहीं, आज सुबह 4 बजे के आसपास यहाँ पे जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड है और ऑपरेटर है, उन्होंने खबर दी कि यहाँ पे आग लग चुकी है। और क्योंकि कुछ हमारे पुराने ड्रम में ऑयल था तो वो बुझा नहीं पाए, तो इसके लिए फिर हमने फायर ब्रिगेड को बुलाया और फायर ब्रिगेड आ गई। फिर हमने नगर निगम से भी बात करी, गेल से भी बात करी, उनके भी फायर ब्रिगेड आए और दोनों तरफ से, मतलब एक तो टाटा की तरफ से और जो पुलिस का दफ्तर है उस तरह से दमकल लगाए गए। दोनों दम लगाकर करीबन 2 घंटे के बाद आग पे काबू पाया गया। सर क्या कारण मान रहे हैं आग के लगने का? नहीं, अभी तो उसका हम सीसीटीवी फुटेज से इंक्वायरी कर रहे हैं, तो जब पता चल जाएगा तब आपको बताएंगे। अच्छा, अपनी तरफ से जब जिसमें आग लगी तो अपनी तरफ से कोई व्यवस्था है? हमने वही बता रहे, इमीडिएटली हमने यहाँ पे जो गाड़ियाँ थी वो खाली करी, बाहर का रास्ता हमने खाली कर दिया ताकि दमकल को आने में सुविधा होए। और दमकल आने पर हमारे जो लोग थे उन्होंने भी सहायता करी उसको पाइप जोड़ने में और वो जेट मारने में, और मिलजुल कर, मतलब प्रशासन ने और टाटा पावर के कर्मचारियों ने मिलकर 2 घंटे के मशक्क़त के बाद आग पे काबू पाया। किस तरह के जो मटेरियल पड़ा था? माल हमारा बताता हूँ आप, ऑयल के ड्रम थे, हमारे कुछ केबल थे और कुछ पुराने ट्रांसफार्मर जो हम रिपेयर को निकालते हैं वो ट्रांसफार्मर काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गए इसमें। लगभग कितने करीब का नुकसान? अभी उसका तो हम हमारे इन्वेंट्री के हिसाब से निकालेंगे, बट मोटा मोटी में बोलूँ लाखों में जा रहा है, नुकसान तो लाखों में है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। अल्पसंख्यक वर्ग की अनदेखी का लगाया आरोप। अल्पसंख्यकों को अपना वोट बैंक समझने वाली कांग्रेस कर रही है अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल, योजनाओं का नहीं मिल रहा लाभ। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा अजमेर द्वारा राज्य की कांग्रेस सरकार की नीतियों के विरोध व गहलोत सरकार की तानाशाही व दमनात्मक नीतियों के विरोध में राज्य सरकार को 3 साल पूरे हो जाने के बावजूद भी अल्पसंख्यकों को कोई लाभ नहीं दिया जा रहा। सोमवार को अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सादिक खान के निर्देशानुसार जिला अध्यक्ष शफीक खान के नेतृत्व में अल्पसंख्यक मोर्चा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के सैकड़ों महिला पुरुषों ने डाक बंगले से जिला कलेक्ट्रेट तक हाथों में भाजपा ध्वज और तख्तियां लेकर रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम दिए गए ज्ञापन में कांग्रेस सरकार पर गत 3 वर्षों में अल्पसंख्यक वर्ग के कार्यों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। मोर्चे के जिलाध्यक्ष शफीक खान ने बताया कि कांग्रेस सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक मामलात विभाग के तहत व अन्य विभागों के अंतर्गत आने वाले तमाम निगम व बोर्डों में गत 3 वर्षों से कोई नियुक्तियां व विकास कार्य नहीं हुए हैं। सरकारी योजनाओं के काम बंद पड़े हैं। अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति बंद कर दी गई है। हायर एजुकेशन लोन बंद कर दिए गए हैं। राजस्थान वक्फ बोर्ड से संबंधित संपत्तियों का किराया भी नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा केंद्र द्वारा राज्य सरकार को भेजे गए धन को राज्य सरकार अपने नाम से बांट रही है। ऐसे कई आरोप लगाते हुए राज्य सरकार से विकास के लिए बजट व अनुदान देने की मांग की। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, आईओसी के डायरेक्टर प्रोफेसर बीपी सारस्वत सहित शहर भाजपा और अल्पसंख्यक मोर्चा के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सरकार है, आज आपने देखा होगा कि पिछले वोट लेने के टाइम पे तो कांग्रेस आगे हो जाती है, अल्पसंख्यक के हम वोट लेने हम अल्पसंख्यक के साथी है, लेकिन जब काम करने की बात आती है, उन्हें कोई सहयोग देने की बात आती है, उन्हें कोई लाभ देने की बात आती है, तब कांग्रेस बिल्कुल पीछे हट जाती है। अभी जैसे सादिक भाई ने बताया, चाहे अपने जो मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति हुई उसमें है, मंत्रिमंडल का जो पहले विस्तार हुआ उसमें है, कोर्ट के अंदर कई ऐसी योजनाएं, ऐसे लाभ देने के अवसर रहते हैं जहाँ पर बिल्कुल भी इग्नोर करा जाता है हमारे मुस्लिम भाई के अल्पसंख्यक समुदाय को। तो ये हमारे प्रदेश की तरफ से आज एक सांकेतिक धरना और प्रदर्शन के रूप में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और गहलोत सरकार को एक जगाने के क्रम में ये पहला धरना प्रदर्शन है। आगे भी हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अगर गहलोत सरकार नहीं जागी तो अल्पसंख्यक समुदाय को इसी तरह इग्नोर करा तो हम आगे और भी धरना प्रदर्शन आयोजित किए। मोर्चे के द्वारा जो सांकेतिक धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है, जैसे 20 साल पहले कांग्रेस के लोग ये समझते थे कि एससी और एसटी उनका वोट बैंक है, वो गलत फहमी तो उनके पिछले कुछ सालों में निकल गई। और जिस प्रकार से ये कांग्रेस की सरकार अल्पसंख्यकों के विरोध में काम कर रही है, उनके हितों के प्रति कुठाराघात कर रही है, मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में
ये अल्पसंख्यक समुदाय में ये बात बैठती जा रही है कि कांग्रेस केवल उनका शोषण करती है, दोहन करती है और जब प्रतिनिधित्व की बात आती है तो उनको पीछे धकेल देती है। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि आने वाला समय अल्पसंख्यक लोगों का, भाइयों का भारतीय जनता पार्टी होगी और भारतीय जनता पार्टी में वो अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करेंगे, चाहे वो अटल जी की सरकार थी, चाहे नरेंद्र भाई मोदी की सरकार अभी चल रही है। और मैं तो इस अवसर पर वसुंधरा जी की सरकार को याद करता हूँ कि उन्होंने भी जिस प्रकार से जितना संभव हो सका इस समुदाय के प्रति ध्यान रखा। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि कांग्रेस या तो होश में आए और जिनका वोट वो प्राप्त करती है उनके बारे में कुछ सोचे, नहीं तो आने वाला समय कांग्रेस का जो बिस्तर गोल होने वाला है वो सबसे पहले अल्पसंख्यक समुदाय करेगा। धन्यवाद। पिछले 3 साल से हमारे सूबे के मुख्यमंत्री बार बार एक बात कह रहे हैं कि मैं राजस्थान का माइनॉरिटी का सबसे बड़ा हिमायती हूँ, सबसे बड़ा खैरखा हूँ, माइनॉरिटी मुझे 95% वोट देती है। तो मैं आपके ज़रिए हमारे सीएम साहब से पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए पिछले 3 साल में आपने माइनॉरिटी के बच्चों का स्कॉलरशिप क्यों बंद किया? क्यों आपने माइनॉरिटी के बच्चों के हायर एजुकेशन लोन बंद किए? आप ये बताइए कि आरपीएससी का गठन जो आपने किया अशोक गहलोत जी, उसमें माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं दिया? अदर सर्विसेज से आईएएस बनाए जाते हैं। पिछले 3 साल में सरकार ने एक भी आदमी उनको ऐसा नहीं मिला माइनॉरिटी का जिसको वो अदर सर्विसेज से आईएएस बना सकते थे। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। 12 AAG की इन्होंने नियुक्ति करी, 12 AAG में से कहीं इन्होंने माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। और तो और कल जो इन्होंने मंत्रिमंडल का गठन किया है, ये खुद कहते हैं कि मैं माइनॉरिटी मुझे 95% वोट देती है, तो माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन आपके मंत्रिमंडल में सिर्फ 2% है। ये डूब के मर जाने वाली बात है आपके लिए सीएम साहब। और मैं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश की तरफ से ये ऐलान करता हूँ कि आने वाले वक्त में पूरे प्रदेश भर में हमारा ये आंदोलन अशोक गहलोत जी और उनके मंत्रिमंडल के खिलाफ जारी रहेगा। और इसी तरीके से भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान हमारे और कई जिलों में जिला मुख्यालयों पर ऐसे विरोध प्रदर्शन के और बड़े कई कार्यक्रम करता रहेगा। टेम्पो में सवार यात्रियों के बैग से नकदी, मोबाइल सहित कीमती सामान चुराने वाले गिरोह के 3 आरोपी गिरफ्तार। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने अलवर व उत्तर प्रदेश के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुराई गई रकम की बरामद। बस, टेम्पो व अन्य पब्लिक वाहनों में सहयात्री बनकर यात्रियों के बैग से कीमती सामान, मोबाइल, नकदी व आभूषण चुराने वाले गिरोह के सक्रिय होने के साथ ही जिला पुलिस भी सतर्क हो गई थी। सिविल लाइंस और किशनगंज थाने में दर्ज मुकदमों के आधार पर पुलिस ने छानबीन शुरू की और सिविल लाइंस थाने के कांस्टेबल राम नरेश और अभय कमांड सेंटर के संजय ने मिलकर थाना प्रभारी अरविंद सिंह चारण और क्लॉक टावर थाना प्रभारी दिनेश कुमावत के निर्देशन में आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास शुरू किए। आखिर पुलिस को सफलता मिली और सिविल लाइंस थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा, जिन्होंने अलग अलग थाना क्षेत्रों में कई वारदातें करना कबूल कर लिया है। सीओ नॉर्थ डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस द्वारा पकड़े गए 3 आरोपियों में 2 अलवर के हैं और 1 उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। अलवर के आरोपी मोनू और सुरेश के साथ ही उत्तर प्रदेश का राकेश भी शामिल है। तीनों मिलकर स्विफ्ट कार के जरिए वारदात करके मौके से फरार हो जाते थे। गौरतलब है कि कृष्णगंज थाना अंतर्गत रिटायर्ड प्राचार्य चंद्रेश वर्मा के बैग से भैंसा कॉम्प्लेक्स के पास 20,000 रुपये की नकदी से भरा छोटा पर्स चुराया और सिविल लाइंस थाना अंतर्गत जयपुर निवासी अबरार अहमद के बैग से रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड के बीच 50,000 रुपये चुरा लिए थे। जी, कुछ टाइम से अगर आपने देखा हो तो ये वाली चीज़ आई थी कि यात्रियों के बैग से मोबाइल, नकदी जो है वो चोरी हो रही है। बस स्टैंड या शादी आसपास के जो एरियाज़ हैं उनमें ये लगातार होती जा रही है। उसी संदर्भ में एक मुकदमा दर्ज हुआ था सिविल लाइंस में 347/201, जिसके अंदर जो बैग है उससे कैश जो है वो 50,000 का कैश जो है वो निकाला गया था। उसके ऊपर टीम ने अच्छा काम करते हुए पर्टिकुलरली आपके राम नरेश कांस्टेबल सिविल लाइन से और संजय अभय कमांड सेंटर से अंडर दी दिनेश जी और आपके सीआई साहब, ठीक है, और जैसा कि एसपी सर ने निर्देशित किया और डायरेक्शंस दिए, उसके बेसिस के ऊपर हमने गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिससे ये पूरा का पूरा माल जो है वो बरामद कर लिया गया है। साथ में वो स्विफ्ट गाड़ी जिसको वो काम में लेते थे उसको भी जब्त कर लिया गया है। तीनों के नाम हैं मोनू, सुरेश और राकेश। ये तीनों जो हैं वो अलवर ज़िले के और 2 अलवर के और 1 उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। मोनू और सुरेश अलवर के और राकेश जो है वो उत्तर प्रदेश का है। किस तरीके से वारदात को अंजाम देते थे? जनरली जैसे ध्यान निकलता था ये वॉच रखते थे पास में जाकर, धक्का देकर, उस तरीके से कट लगाकर, जहाँ ध्यान नहीं है जो चीज़ इजीली निकल सकती है उसको निकाल के भागते थे।
अभी मंगवाया जा रहा है, अलवर से मांगा गया है। कितनी वारदातें कर चुके हैं ये अजमेर में? 2 तो कृष्ण सिविल लाइन्स के अंदर हम लोगों को पता चली है, इसको इंक्लूड करके कुछ शायद कृष्णगंज और बाकी एरिया के अंदर भी फ्लॉन्ट कर रहे हैं इस पूरी इन्फॉर्मेशन को। मुखिया के जैसे तीनों के तीनों गैंग के इक्वल सदस्य के जैसे कोई गाड़ी ड्राइव कर रहा है, कोई वॉच कर रहा है, तीसरा जो है वो धक्का यूज कर रहा है। ग्राम पंचायत गन्नाहड़ा में लगा प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर। उपखंड अधिकारी सुखाराम पिंडेल ने 70 ग्रामवासियों को किया पट्टों का वितरण। सोमवार को ग्राम पंचायत गन्नाहड़ा में प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर का आयोजन विधायक सुरेश सिंह रावत के मुख्य आतिथ्य एवं पूर्व विधायक नसीम अख्तर एवं सरपंच लीला देवी रावत की अध्यक्षता और उपखंड अधिकारी सुखाराम पिंडेल की सदारत में आयोजित किया गया। शिविर का संचालन करते हुए ग्राम विकास अधिकारी सत्यनारायण कछावा ने बताया कि शिविर के दौरान 70 ग्रामवासियों को पट्टों का वितरण किया गया। इसी प्रकार 14 नवीनीकरण जॉब कार्ड, 16 वृद्धावस्था पेंशन योजना, 4 विधवा पेंशन, 4 परित्यक्ता पेंशन, 2 पालनहार, 18 जन्म प्रमाण पत्र, 7 मृत्यु प्रमाण पत्र, 2 विवाह प्रमाण पत्र, 40 जन आधार कार्ड, 375 ई श्रम कार्ड, 12 नवीन राशन कार्ड, 3 विकलांग पंजीकरण और 5 प्रधानमंत्री आवास के फॉर्म भरे गए। शिविर में जिला परिषद सदस्य महेंद्र सिंह मझेवला, समाजसेवी पप्पू रावत, जिला परिषद सदस्य माणक सिंह, मांगीलाल रावत, पंचायत समिति सदस्य हंसराज वैष्णव, सुरजा देवी, प्रधान प्रतिनिधि अर्जुन रावत, उपखंड अधिकारी सुखाराम पिंडेल, कप्तान रावत, वार्ड पंच मंजू व्यास, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर अनीता माथुर सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। सरकार की ओर से 2 अक्टूबर से लेकर जो 17 दिसंबर तक प्रशासन गाँव संघ अभियान आयोजित करने के निर्देश प्राप्त हुए। इसी क्रम आज ग्राम पंचायत गन्नाहड़ा मुख्यालय पर प्रशासन गाँव संघ अभियान आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान के दौरान जो 22 विभाग है, उन 22 विभागों से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यों का राज्य सरकार की मंशा के अनुसार मौके पर उनका निष्पादन किया जा रहा है और लोगों को राहत प्रदान की जा रही है। आज पंचायत राज विभाग की तरफ से चित्र पट्टे जारी किए गए, 14 नवीन जॉब कार्ड जारी किए गए, 14 जो जॉब कार्ड है उनको संशोधित किया गया, 16 वृद्धावस्था पेंशन जारी की गई, 4 विधवा पेंशन जारी की गई, 4 परित्यक्ता पेंशन जारी की गई, पालनहार के 2 आवेदनों को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा 18 जन्म प्रमाण पत्र, 7 मृत्यु प्रमाण पत्र, 2 विवाह प्रमाण पत्र जारी किए गए, 40 जन आधार कार्ड जारी किए गए, 375 जो ई श्रमिक कार्ड ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए गए, 12 नवीन राशन कार्ड जारी किए गए, 3 विकलांगों का पंजीकरण किया गया और 1 कन्यादान योजना या हथला योजना के तहत आवेदन प्राप्त हुआ जिसको भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा राजस्व विभाग के कार्यों की ओर अपन देखें तो लगभग 20 बंटवारे जो सहमति से काश्तकारों के बीच में शेखातों में बंटवारे किए गए। इसके अलावा 166 धारा के तहत जो नाम शुद्धि के है या फिर इंदिरा दुरुस्ती के प्रकरण है, लगभग 180 प्रकरण वो आज निपटाए गए। इसके साथ ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत नाम शुद्धि वाले लगभग 90 प्रकरण है, उनका आज निस्तारण किया गया। इसके अलावा बिजली विभाग है, चाहे स्वास्थ्य विभाग है, उनकी ओर से टीके भी लगवाए जा रहे हैं, उनकी जांच भी की जा रही है और अन्य विभागों की जो भी समस्याएं प्राप्त हो रही मौके पर उनका निस्तारण करने का प्रशासन की ओर से प्रयास किया जा रहा है। नाड़ा में जो आज थोड़ा तेज इसमें आज पंचायत द्वारा अनेक राहत प्रदान की गई, जिसमें मुख्यतः पट्टे, जॉब कार्ड, पेंशन, पालनहार, जन्म मृत्यु विवाह, जन आधार, ई श्रम कार्ड और नवीन राशन कार्ड, विकलांग पंजीकरण, कन्यादान हथलेवा, जिसमें प्रमुख रूप से जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो 5 स्वीकृति हमें मिली, उन 5 को आज यहाँ सेंक्शन करके उनको 1.5 लाख रुपए की सेंक्शन कॉपी दी गई। वो लोगों के मकान नहीं है, आवास से वंचित है, अब वो अपना आवास बनाकर उसमें रहने की डबल रूप से इच्छा। कितने गाँवों को? ये गन्नाहड़ा पंचायत की। अजमेर के होनहार पीयूष मीणा राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम में चयन होने के बाद ट्रेनिंग पूरी कर लौटे अजमेर रेलवे स्टेशन पर मीना विकास एवं शोध संस्थान और यूपीआरएमएस ने किया भव्य स्वागत। संत फ्रांसिस स्कूल से पास आउट अजमेर के होनहार छात्र वर्तमान में भारतीय बास्केटबॉल टीम में चयनित पीयूष मीणा आज अपनी ट्रेनिंग पूरी कर बेंगलुरु से अजमेर लौटे तो अजमेर रेलवे स्टेशन पर मीना विकास एवं शोध संस्थान के तत्वाधान में समाज बंधुओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इसी के साथ अजमेर रेलवे स्टेशन पर उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के अध्यक्ष SI जैकब और प्रदीप सिंह सहित अन्य यूनियन पदाधिकारियों ने भी पीयूष मीणा का माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए जमकर नारेबाजी की। इसके बाद पीयूष मीणा को स्वागत सम्मान के साथ खुली जीप में वाहन रैली के माध्यम से उनके निवास स्थान रेलवे कॉलोनी तक पहुंचाया गया। गौरतलब है कि पीयूष मीणा अजमेर का पहला खिलाड़ी है जिसका भारतीय बास्केटबॉल टीम में चयन हुआ है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, राजस्थान की धरती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
कॉलेज व्याख्याता भर्ती 2014 के अभ्यर्थियों का क्रमिक अनशन छठे दिन भी जारी। सांसद भागीरथ चौधरी पहुंचे धरना स्थल पर, अभ्यर्थियों से लिया ज्ञापन। सोमवार को कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2014 के अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन का 15वां और क्रमिक अनशन का छठा दिन था। सोमवार को अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी आरपीएससी के बाहर धरना स्थल पर पहुंचे, जहां अभ्यर्थियों ने उन्हें ज्ञापन सौंपकर उनसे इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की। सांसद भागीरथ चौधरी द्वारा मामले में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद आरपीएससी के सामने सभी पीड़ितों ने रैली निकालकर नारे लगाए और आरपीएससी प्रशासन द्वारा की जा रही तानाशाही और मनमानी का भरसक विरोध किया। अभ्यर्थियों ने बताया कि आरपीएससी प्रशासन में उच्च अधिकारी आरक्षित वर्ग के किसी भी मुद्दे पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से मिलने से कतरा रहे हैं और सवाल करने पर उल्टा हमें गोलमोल बात करके कहते हैं कि धरना हमसे पूछ कर किया था क्या। अभ्यर्थियों ने बताया कि पिछले 3 साल से कोई काम नहीं हो रहा है। यही आरपीएससी की कार्यप्रणाली है जो हमेशा सवालों के घेरे में रहती है। किसी भी आदेश को मानने में 3 साल लग जाते हैं। अभ्यर्थियों ने मीडिया के माध्यम से प्रशासन और राजस्थान सरकार से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द पीड़ितों को न्याय दे। आज क्रमिक अनशन पर प्राण बंजारा और धरना प्रदर्शन में दिलीप कंवरिया, डॉक्टर सतपाल मेहरा, सुबोध बामनिया, मुरारी सुईवाल, विजय कुमार, अविनाश आदि साथी मौजूद रहे। आरपीएससी होश में आओ, होश में आओ। आरपीएससी होश में आओ, होश में आओ। अत्याचार बंद करो, अत्याचार बंद करो, अत्याचार बंद करो। आरपीएससी होश में आओ, होश में आओ। आरपीएससी होश में आओ, होश में आओ। शेष परिणाम जारी करो, शेष परिणाम जारी करो। 153 पदों के बैकलॉग को पूरा करो, पूरा करो। 153 पदों के बैकलॉग को पूरा करो, पूरा करो। अत्याचार बंद। आरपीएससी होश में आओ। हम आरपीएससी के सामने पिछले 14 दिनों से धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और पिछले 6 दिनों से हम लगातार क्रमिक अनशन में बैठे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा और आरपीएससी द्वारा किसी प्रकार की कोई भी सुध नहीं ली गई है। अंत में हम लोगों ने जो सोमवार को प्लान बनाया था कि हम आगे भी इसको जारी रखेंगे, वो भी हम जारी रख रहे हैं। हम आरपीएससी से और सरकार से बार बार यही अनुरोध कर रहे हैं कि हमारा शेष परिणाम कॉलेज व्याख्याता भर्ती 2014 और 153 पदों के बैकलॉग को तुरंत प्रभाव से भरा जाए। और हम आपको जैसे पता है कि पिछले 14 दिन से लगातार आरपीएससी के सामने बैठे हैं। कुछ छुट्टियां होने के बावजूद भी हम यहाँ बैठे रहे। इतनी भयंकर सर्दी रही और बरसात भी आई तो भी हम डटे हुए हैं। हम आरपीएससी और प्रशासन से बार बार यही अनुरोध करते हैं, कृपया हमें न्याय दें और इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करके जितने भी पीड़ित अभ्यर्थी हम बार बार ये जो गुहार लगा रहे हैं, इस गुहार को पूरा करें। और सरकार से मैं बार बार हमेशा से हम अनुरोध करते आए हैं कि हमारे आरपीएससी को आप कहकर हमारे 153 पदों के बैकलॉग को पूरा करें और साथ ही शेष परिणाम जारी कर हम पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय दें। और मेरे साथी दिलीप जी आपको बताएंगे। पिछले 14 दिनों से और पिछले 6 दिनों से हम लोग लगातार धरना दे रहे हैं। पिछले 6 दिनों से हम क्रमिक अनशन पे बैठे हुए हैं। इसके बावजूद भी आरपीएससी प्रशासन के द्वारा और अजमेर प्रशासन के द्वारा अभी तक किसी भी तरह की कोई सुध नहीं दी गई है। 2 साथी हमारे बीमार हो गए हैं जिनको धरना स्थल छोड़ना पड़ा है। और हम लोग प्रशासन के माध्यम से, आरपीएससी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से यही निवेदन करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए, जिससे आगे किसी भी तरह के हमारे साथियों को या किसी भी तरह की कोई हमें क्षति न पहुँचे। धन्यवाद। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के तत्वाधान में स्नेहम प्रोजेक्ट का संचालन। अपना घर आश्रम और मूक बधिर विद्यालय में बच्चों को पाठ्य सहायक सामग्री के साथ ही फ्रूट और चॉकलेट्स का किया वितरण। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के तत्वाधान में संचालित स्नेहम प्रोजेक्ट के तहत तेरापंथ महिला मंडल अजमेर की बहनों ने सोमवार को अपना घर आश्रम व मूक बधिर विद्यालय में वहां के रहवासी व अध्ययनरत सर्वांगीण विकास कर रहे 76 बच्चों को पढ़ाई से संबंधित सहायक सामग्री जैसे नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, रबर आदि भेंट की और बच्चों को फ्रूट्स व चॉकलेट भी वितरित किए। कार्यक्रम में उपस्थित तेरापंथ सभा से लाभचंद श्रीमाल ने तेरापंथ महिला मंडल के स्नेहम प्रोजेक्ट की सराहना की। अणुव्रत अध्यक्षा मोनिका लोढ़ा ने सभी बच्चों के उत्तम भविष्य की मंगल कामना की। मंडल अध्यक्ष सुनीता संजय छाजेड़ ने आश्रम के कुशल संचालन की सराहना की। इस आयोजन के लिए भूमिका श्रीमाल, सरला कोठारी व सुनीता छाजेड़ से आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में रेखा मेहता, सुनीता, सारिका छाजेड़, अनु छाजेड़, खुशबू लोढ़ा, मंजू श्रीमाल और वरिष्ठ श्राविका सरला छाजेड़ की मौजूदगी रही। अंत में महिला मंडल की मंत्री कविता श्रीमाल ने सभी का आभार जताया।
अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के तत्वाधान में तेरापंथ महिला मंडल अजमेर आज स्नेहम प्रोजेक्ट के तहत अपना आश्रम विद्यालय में मूक और बधिर बच्चों को स्टेशनरी फ्रूट्स और चॉकलेट वितरित करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुई है। इस विद्यालय में 106 बच्चे ज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं। उनको रहने का आश्रय भी यहाँ मिला हुआ है और सब बच्चों के साथ समय व्यतीत करके हम सब महिला मंडल की बहनों को बहुत खुशी हुई है। यहाँ का संचालन बहुत अच्छा है, व्यवस्था बहुत अच्छी है, बच्चे बहुत लाभान्वित हो रहे हैं, देखकर मन प्रसन्न हो गया।